नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण नक्सल। दोस्तों, आज मैं प्रदूषण की बात करना चाहता हूं, लेकिन वो वाला प्रदूषण नहीं जो पानी की गंदगी से होता है या हवा की गंदगी से होता है या रास्ते में चॉकलेट रैपर्स और कैरी बैग्स वगैरह फेंक के होता है या नदी में बैग फेंकने से होता है। ये वाला प्रदूषण की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे प्रदूषण, हमारे परिसर की प्रदूषण, या पर्यावरण, लेकिन वो वाला पर्यावरण नहीं जो हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं, वो वाला पर्यावरण की मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं इंसानों के पर्यावरण की बात करना चाहता हूं, जहां पर हम टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, चलो यार हवा, पानी, हरियाली वगैरह जैसा भी हो, जो भी हो, हम उसमें रहते नहीं है ना। हम रहते हैं एक अर्बन पर्यावरण में, शहर में या छोटे गांव में या बड़े गांव में या छोटे शहर में, जहां पर नौकरी होती है, काम होता है, रोजमर्रे का एक साइकिल होता है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ या दुकान में जाओ, बेचो, घर पे वापस आओ, वगैरह वगैरह वगैरह, वो वाला, ये वाला हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये वाले एनवायरनमेंट प्रदूषित कैसे हो रहा है, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, 2-3 किस्से सुनाऊंगा पहले, या एग्जाम्पल्स दूंगा। तो पहला एग्जाम्पल, पहली स्टोरी ऐसी है। मैं जब कॉलेज में था, तो मैं जब कॉलेज में ज्वाइन हुआ, अहमदाबाद में कॉमर्स कॉलेज था। अब कॉलेज में कई सारे स्कूल्स के, कई सारे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। तो कोई गांव का बच्चा, कोई गांव में पला बड़ा हुआ लड़का, मेरा 1 साल सीनियर था, उससे मेरी दोस्ती हो गई। हम लोगों का जो कॉमन फैक्टर ये था कि हमें दूर दूर तक साइकिलिंग करना अच्छा लगता था, और वो मेरा दोस्त बन गया। और हमारा एक आइडिया था कि चलो हम साथ में गोवा साइकिलिंग करने जाएंगे। और वो मुंबई आया, मेरे घर पे रहा, कई दिनों तक मेरे घर पे रहा। लेकिन हम गोवा के लिए निकले उससे पहले उसके बैंकिंग एग्जाम आ गया, और उसने कहा मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए वापस अहमदाबाद जा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। और मैंने कंटिन्यू किया, मैं साइकिल लेके गोवा गया। अब इस दोस्त ने एक बात कही थी, जो बैंकिंग एग्जाम देना चाहता था और शायद बैंकिंग सेक्टर में जुड़ भी गया होगा। उस दोस्त ने एक बात कही थी मुझसे। एक दिन हम साइकिलिंग करके ऐसे ही घूम रहे थे, तो वो एक लैंप पोस्ट को देख रहा था। काफी देर तक लैंप पोस्ट को देखता रहा। 1 लैंप पोस्ट, 2 लैंप पोस्ट, 3 लैंप पोस्ट, ऐसे देखता था। तो मैंने कहा यार, लैंप पोस्ट की तरफ क्यों देख रहे हो, मतलब है क्या? तो कहता है कृष, इस पर मैं चढ़ सकता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इसने कहा इसमें से बल्ब निकालना उतना मुश्किल नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा ये बल्ब का कीमत क्या होगा? मैंने कहा क्यों? बल्ब का कीमत का अंदाजा लगा के क्या करोगे? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि उस पे चढ़ें और बल्ब को निकाल दें और उसे बेच दें तो कितने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं? उसने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। उसको कोई गिल्टी फीलिंग नहीं था। वो यही सोचता था कि ऐसे कर सकते हैं, ये करना चाहिए। ये बंदा शायद गया होगा बैंकिंग सेक्टर में, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में गया होगा और आज मुझसे 1 साल सीनियर होगा। दूसरी कहानी, मेरे सोसाइटी में, मेरा जो सोसाइटी है, हमारा जो कंपाउंड है, कंपाउंड में 3-4 बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं।
मैं 3-4 इसलिए कहता हूं क्योंकि एक बिल्डिंग के बहुत सारे विंग्स हैं वगैरह, कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली गिनने बैठो तो 3 सोसाइटीज हैं, लेकिन एक सोसाइटी के बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। तो एक दिन मैंने देखा, मैं कुत्ते को घुमा रहा था, वो मेरे डॉग को वॉक करवा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज स्टॉल लगाए खड़े हैं, मेरे बिल्डिंग के नीचे नहीं लेकिन दूसरे बिल्डिंग के पास स्टॉल्स। और क्या बेच रहे थे? वो कह रहे थे आप अकाउंट ले लो हमारे बैंक में। ऑफिसर्स थे, कुछ लोग शायद मुझसे 5-6 साल जूनियर होंगे, शायद 10 साल जूनियर होंगे, यानी 45 साल 50 साल के लोग, ड्रेस्ड अप, टाई वगैरह। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? सर आपको हमारे बैंक में अकाउंट लेना है। मैंने कहा मेरे पास बैंक अकाउंट तो है ऑलरेडी, एक नहीं अनेक बैंक्स में अकाउंट्स हैं। सर हमारे बैंक में भी अकाउंट ले लो ना, फॉर्म फिलिंग करके इजी हो जाएगा। हमारा ऑफिसर आएगा, आपके घर से सिग्नेचर लेके जाएगा, सब कुछ हमारे घर से, यानी आप घर बैठे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक। मुझे अजीब लगा। मैंने कहा यार आप जानते हो कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, यानी ये मेरी सोसाइटी थी और दोपहर का समय था, करीब 3-4 बजे थे। ये जो एक्टिविटी कर रहे हो, इस एक्टिविटी का नाम क्या है आप जानते हो? उसने कहा नहीं जानते। मैंने कहा यार आप लोग हॉकर्स हो, आप हॉकिंग कर रहे हो। फेरिये जो बेचते हैं ना, फर्क इतना है, फेरिये फल बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, आप बैंक अकाउंट्स बेच रहे हो, आप फेरिये बन के आए हो। तो बहुत नाराज हो गया, आपने हमसे ऐसे कैसे कहा। 3-4 लोगों को बुला लिया और काफी नाराजगी के साथ मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा। नहीं, मैंने कहा देखो सोसाइटी है, सोसाइटी में हम रहते हैं, हम पीसफुली रहना चाहते हैं। अब आपने पता नहीं किससे परमिशन लिया होगा, किसी न किसी ने परमिशन आपको दे भी दिया होगा, किसी सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ने परमिशन आपको दिया होगा, आपने पैसे भी दिए होंगे। लेकिन आप अभी जो एक्टिविटी जो कर रहे हो वो क्या है? हॉकिंग है, हॉकर का एक्टिविटी कर रहे हो। तो मैंने गलत क्या कहा? काफी नाराज हुए, मेरे पीछे पीछे चलते आए। मुझे मेरे डॉगी को वॉक करवाना था, तो मैं कंटिन्यू किया, वॉक करते करते बात कर रहा था। फिर वो लोग हट गए, थोड़ा नाराज हो गए मुझसे कि मैंने उनको हॉकर कहा। मुझे दया आती है उनके ऊपर, गुस्सा नहीं आता है, और थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन दया आती है कि बैंकिंग एम्प्लॉइज जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, अपनी इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ, टाई पहन के काम करते हैं, उनको आप हॉकर्स बना के भेजते हो कि जाओ बेटा अकाउंट्स ओपन करवाओ। और किस चीज के लिए? इस सोसाइटी में ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिसके पास 2 या 3 या 4 या 5 बैंक्स में अकाउंट्स ओपन नहीं होगा, हर एक का होगा। ये एक्टिविटी में आप सोसाइटी में, समाज में क्या ऐड कर रहे हो, कहां वैल्यू एडिशन है? तो ये था मेरा दूसरा किस्सा। पहला वाला लाइट बल्ब का, दूसरा वाला हॉकर्स का। अब तीसरा वाला मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूं, HDFC बैंक। तो दोस्तों मैं गया था HDFC बैंक, कभी कभी जाता हूं, थोड़ा ओल्ड फैशन बंदा हूं, कुछ मेरे अकाउंट्स के पासबुक वगैरह फिलअप करवा के लेके आता हूं। तो HDFC बैंक में गया और देखा, मेरा एक चेक, मैंने एक्चुअली ओल्ड फैशन तरीके से चेक विड्रॉवल करना था मुझे, तो कैश विड्रॉवल करना था, चेक भर के मैंने विड्रॉवल करना चाहा। तो जहां पे मैं कैश काउंटर पे खड़ा हूं, वहां पर मैंने देखा स्केच पेन से बनाया हुआ एक A4 साइज के पेपर, प्रिंटर पेपर पे वो काउंटर पे चिपकाया हुआ है, और उसके ऊपर एक टाइमलाइन है, समथिंग समथिंग योजना। आप यहां पहले साल में आप 1 लाख दो, दूसरे साल में 1 लाख दो, तीसरे साल में 1 लाख, ऐसे करके आप 10 या 11 साल के लिए 1 लाख दो, फिर 12वां साल ड्रॉप ईयर, फिर 13वें साल के बाद
आपको रिटर्न्स मिलेंगे, वो आपको 1.5 लाख या ऐसा कुछ अमाउंट वो देंगे, और एट दी एंड आपको और एक बड़ा सा रिटर्न मिलेगा, यानी 25 साल के बाद आपको और एक रिटर्न मिलेगा। ये टाइप का एक डायग्राम बनाया हुआ था। तो मैंने इंक्वायरी किया, यार पहली बात है कि ये स्केच पेन वाला डायग्राम क्यों है, यानी आपका कोई बराबर से ब्रोशर नहीं है? सर आपको इंटरेस्ट है? मैंने कहा हाँ बताइए तो सही, क्या है ये जो स्केच पेन से डायग्राम किया हुआ है? स्केच पेन बड़ा, यानी कॉलेज के बच्चे जिस तरह से करते हैं ना, उस तरह से। वही चीज मैंने बाद में देखा कि और एक काउंटर पे भी ऐसे लगाया हुआ था, चिपकाया हुआ था, हाथ से बनाया हुआ, और कुछ उसे कह रहे थे इन्वेस्टमेंट स्कीम फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ये है क्या, जरा बताओ ना। चलिए सर हम आपको समझाते हैं। फिर अंदर लेके गए, केबिन के अंदर आए, 2 लोग आए, बैठे मेरे सामने। मैंने कहा आप HDFC बैंक के हो? नहीं सर, हम आई थिंक आदित्य बिरला, बजाज अलियंस था या आदित्य बिरला, आई थिंक आदित्य बिरला थे। हम आदित्य बिरला से हैं। मैंने कहा यहाँ बैंक में बैठे हो? है चलो स्कीम बताओ। तो पता चलता है कि एक पेंशन स्कीम है, एन्युइटी टाइप का स्कीम है, ओके, और एक इंश्योरेंस स्कीम है। ऐसे 2 टाइप के स्कीम्स हैं। वो 2 स्कीम्स को ज्वाइन करके, हाइब्रिड करके, किसी तरह से उसका मिश्रण करके वो एक ऐसा स्कीम बनाते हैं जिसको वो बेच रहे हैं, यानी कि वो 2-in-1 स्कीम्स बेच रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड। और उसे वो कह रहे हैं कि आपको ये कैश रिटर्न मिलेगा। मैंने कहा आपने मुझे पूरा सच बताया है या आधा सच बताया, पहले ये बताओ। नहीं सर पूरा सच बताया, 100%। चलो ब्रोशर्स दो मुझे। तो ब्रोशर्स दिए, तो फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चला। तब जो इंश्योरेंस स्कीम जो रहता है, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1 लाख पहले साल डालता हूं, 1 लाख दूसरे साल डालता हूं, 1 लाख तीसरे साल डालता हूं वगैरह, और फिर या 1 या 2 साल डाल के मैं छोड़ देता हूं, नहीं होगा, तो मेरा क्या होगा? ये पहले मुझे बताओ। सर 1-2 साल तो मिनिमम आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो वो अमाउंट चला जाएगा। सर अच्छा, ये आपने मुझे बताया, आपने इन्वेस्टमेंट क्या क्या बेच रहे थे ना आप। तो ये इंश्योरेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्रॉपर, वो आप एक ही एक या 2 पॉलिसी करके आप छोड़ दोगे तो वो चला जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा और करोगे तो एक छोटा सा सरेंडर वैल्यू मिलता है, वो भी एंड ऑफ द पॉलिसी में, ऐसे सब। तो मैंने कहा ये सब आप मुझे समझाने वाले ने कब थे, क्योंकि वो तो आपने समझाया नहीं था, आप तो सिर्फ मुझसे पैसे लेने में इंटरेस्टेड थे। और दूसरी बात, चलो आपका पॉलिसी के जो भी हो, यार आप लोग HDFC में बैठ के बेच रहे हो, लेकिन आप HDFC वाले हो नहीं। HDFC एक हाइब्रिडाइज चीज बना के बेच रहा है, आदित्य बिरला और बजाज अलियंस और ऐसे इन लोगों को जगह दे रहा है। अब ये लोगों को हमारा बैंक अकाउंट में क्या है, कितना है, और हमारे पास FDs वगैरह कितने हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मिलता होगा यहीं बैठ के। यानी एक बैंक की एक सैंक्टिटी होती है कि हमारे जो अकाउंट डिटेल्स हैं, पैसे जो हैं, जितने हैं, वो सेफ है, और उनके पास वो अकाउंट डिटेल्स कहीं और नहीं जाएंगे, बजाज अलियंस या किसी और कंपनी के पास नहीं जाएंगे, HDFC के पास अगर है तो। लेकिन ये तो कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर करते हैं, ऐसा ही लग रहा है ना कि आई डोंट थिंक वो कोई सीक्रेसी मेंटेन करेंगे अगर उनके लोग आके ऑफिस में बैठ रहे। खैर कोई लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं किया मैं निकल गया। ऐसे इसी तरह से मैंने 1-2 बार डिस्कशंस किए हैं इन लोगों के पास, उनके ब्रोशर्स वगैरह लेके आया मैंने कहा, ये भी पूछा कि यार IRDA ये अलाउ करता है क्या कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, उसके बराबर से नाम है, उनको हाइब्रिडाइज करो, किसी तरह से उनको ज्वाइन करो और फिर बेचो। उन्होंने ऐसे कहा हम 50,000 इसके लिए एलोकेट करेंगे, 50,000 उसके लिए एलोकेट करेंगे, आप 1 लाख दोगे, या आप अगर 2 लाख दोगे पर ईयर तो हम इतना हम इसके लिए एलोकेट करेंगे, इतना हम दूसरे स्कीम में एलोकेट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये टाइप का स्कीम था।
तो मैंने कहा ये IRDA ऐसा अलाउ करता है क्या कि आप हाइब्रिडाइज करते हो, दो आइटम्स को बना के एक जोड़ा बना के बेचते हो। यानी ऐसा हो गया आप पेट शॉप में गए तो सर ये कुत्ता और ये बिल्ली ज्वाइन कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली का जोड़ा आप ले लो, हम साथ में बेच रहे हैं। ओके, एक बुलडॉग बेचेंगे और एक शिट्जू बेचेंगे और नाम एक केज में डाल देंगे और वो एक नया जिस ब्रीड है सर इसका नाम है बुलशिट, ये लो सर बुलडॉग प्लस शिट्जू, इस तरह से बेच रहे हैं। तो यार बुलशिट बना के बेच रहे हो तुम लोग। मैंने कहा IRDA अलाउ करता है क्या, इज दिस नॉर्मल? उसके कोई जवाब नहीं थे। उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि मैंने ऐसे सब सवाल किए। तो ये थे मेरे 3 बैंकिंग सेक्टर के किस्से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो बैंकिंग सेक्टर के लोगों को यानी एकदम रड्डी बना के रख दिया है कि तुम जाओ बेचो, एट एनी कॉस्ट बेचो। दूसरी बात यह है कि मुझे जानने में आता है कि कुछ लोग बैंक्स के सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जाके बिल्डर के ऑफिस में बैठते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स आर नॉट एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज की तरह पोज करते हैं। सर मैं ICICI बैंक से आया हूं, सर मैं एक्सिस बैंक से आया हूं, सर आपका ये लोन पास हो जाएगा, डोंट वरी सर, आप 35 लाख के लिए आप एलिजिबल हो, ये सब कहता है और उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। अब लोग फ्लैट बायर्स को पता नहीं है ये लोग कौन है, तो इसलिए वो समझते हैं ICICI बैंक वाला ही बंदा होगा या एक्सिस बैंक का ही बंदा होगा या जो भी बैंक है, वो उसको छलावे में डाल देते हैं। सर आप टोकन स्वाइप कर दो, डोंट वरी आप इतने के लिए एलिजिबल हो। बाद में उसको पता चलता है, जब वो अप्लाई करता है उसको पता चलता है नहीं इतना एलिजिबिलिटी नहीं है, 35 लाख उन्होंने बोला था और एक्चुअल एलिजिबिलिटी फिर वो कहेंगे सर आपका सिबिल अच्छा नहीं है, फलाना ढिमकाना, हम आपको लोन नहीं दे सकते। तब वो टोकन का क्या होगा, तो बिल्डर बोलता है भाई आपका टोकन कैंसिल नहीं होता है, यानी डील कैंसिल नहीं होता है, अब टोकन आपका फॉरफिट हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट सेल्स एजेंट बैंक्स को साथ में रख के, बैंक्स के नाम को साथ में रख के ये करते हैं। ये एक। दूसरा, HDFC एंड लोधा का बहुत क्लियर कट, आप जरा उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखोगे तो समझ में आएगा कि HDFC एंड लोधा का एकदम चोली दामन का रिश्ता है, बूब्स एंड ब्लाउज का रिश्ता है, एकदम नजदीक, टू क्लोज, इंसेस्टियस। यानी इजिप्ट जैसे देश में बहुत पुराने इजिप्ट एक ऐसी प्रथाएं थी, या इवन रॉयल फैमिलीज में ऐसी प्रथाएं कि भाई बहन शादी करेंगे, उसको इंसेस्टियस मैरिज कहते हैं। तो ये इंसेस्टियस टाइप के टाइज जो नहीं होने चाहिए, अवैध है ये। तो ये लोग क्या करते हैं, HDFC इज द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट लोन देता है लोधा को, HDFC फिर होम लोन भी देता है। प्रोजेक्ट लोन दिया है लोधा को, ओके, फिर आप फ्लैट खरीदते हो, फ्लैट बायर का होम लोन भी देता है। अब मुझे ये बताओ, जो फ्लैट बायर को जब होम लोन दे रहे हो तो आपको ड्यू डिलिजेंस करना होता है लोन डिसबर्सल से पहले। अगर लोधा कहते हैं कि बिल्डिंग 30th स्लैब तक पहुंच गया है, तो आपके एम्प्लॉइज जाके फर्स्ट वेरीफाई करेंगे ये 30th स्लैब पे है या 20th स्लैब पे है, और ये लोगों ने 30th स्लैब का डिसबर्सल के लिए ऑलरेडी यानी प्रीमेच्योरली ये भेज दिया, डिमांड भेज दिया। तो इस तरह से उन्हें वेरीफाई करना होता है। अब वो वेरीफाई करते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लोधा में कई तरह के इंटरेस्ट रखते हैं, उसके शेयर होल्डर्स भी हैं यानी इन्वेस्टर्स हैं, उसको प्रोजेक्ट लोन भी दिया है, सेकंड और थर्ड उसको होम लोन यानी उसके फ्लैट्स को होम लोन भी देते हैं। तो एकदम ऐसा भाई बहन का रिश्ता, और वो भी ऐसा बहुत ही मिला हुआ, बहुत ही कंफ्यूज्ड, ये बहुत ही इंसेस्टियस। इनब्रीडिंग अलाउड नहीं है भाई, आप इस तरह के डीलिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन ये करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि एट एनी कॉस्ट कुछ भी करो बिजनेस बढ़ना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर बिजनेस बढ़ना चाहिए। बॉस लास्ट क्वार्टर में तुमने इतना किया तो ये क्वार्टर में उससे ज्यादा होना चाहिए। तो Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, Q3 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, आपका होराइजन क्या है? आपका शॉर्ट टर्म विजन इतना शॉर्ट टर्म है
कि आप सिर्फ सोचते हो अरे लोन दो, फटाफट फटाफट बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस करो, लेकिन इसमें होता क्या है लॉन्ग टर्म में फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि लोधा ने अगर 30 माले स्टार्ट नहीं किया था और 20 माले का ही स्टार्ट किया था स्लैब, और उसने 30 माले का डिसबर्सल ले लिया, तो उसने क्या किया, उसने ऑफकोर्स फ्लैट बायर पे तो बर्डन डाल ही दिया, इंटरेस्ट बर्डन, अननेसेसरी बर्डन, अनएथिकल बर्डन, इलीगल बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन डाल दिया फ्लैट बायर पे। अब इंटरेस्ट मिल रहा है किसको, एचडीएफसी को। लेकिन अगर लोधा ने किसी भी कारण से काम छोड़ दिया, बैंकरप्ट हो गया, बिजनेस फेल हो गया, कुछ भी हो गया, परमिशंस कैंसिल हो गए, होता है लोधा के भी परमिशंस कैंसिल होते हैं कि टॉप 10 फ्लोर्स को डेमोलिश करो भाई, नहीं, नॉट अलाउड, हुआ है, होता है। अगर ऐसे हो गया तो फिर इनका जो लोन था वो बैड डेट में चला जाएगा या नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। क्योंकि जब बंदे को पता चलेगा अरे मुझे ये घर नहीं मिलने वाला, मैं लोन किस चीज का भर रहा हूं, ऐसे ऐसे रिस्क होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हैं। क्यों? यारी दोस्ती, भाईबंदी, चोली दामन का रिश्ता, बूब्स एंड ब्लाउज का रिश्ता, ये क्या है? तो ऐसे ऐसे सब बैंकिंग सेक्टर में जो ये पोल्यूशन भरा हुआ है ना, इतना पोल्यूशन भरा हुआ, इतना गंद भरा हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये लोग करके जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करके जाते हैं, उसके बारे में किसी को बताना नहीं है भाई, गुप्त राज है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उठा के नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड डेट, बैंक्रप्सी, भाई लूटो, सब लोग लूटो। आम आदमी लूटेगा, बेचारा लूटेगा भी नहीं। आम आदमी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ना, वो कब होता है, उसने फ्लैट लिया, फिर उसकी नौकरी चली गई, अब वो लोन का ईएमआई भर नहीं सकता है। आम आदमी करता है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हो। इंडस्ट्रियलिस्ट करता है तो अच्छा आपके 18,000 करोड़ थे, चलो एक काम करो ना, 10,000 करोड़ हम माफ कर देंगे, 8,000 करोड़ भर दो। वो 18,000 करोड़ भी भरता नहीं है, वो फिर चलते चलते वो 800 करोड़ पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे होता है। वहां पे छूट, पूरा बैंकिंग टेक सेक्टर यानी इतना प्रदूषित कर दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट को। कौन करता है? तो अगेन आई एम गोइंग बैक टू माय फ्रेंड जिसने लाइट बल्ब चुराना चाहा। मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी ये है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ये मेंटालिटी, इस मेंटालिटी को लेके जब काम करते हो तो पूरा सिस्टम प्रदूषित कर दिया है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।